अस्सलाम वालेकुम आदाब। पिछले चंद सालों में हमारे मुल्क को बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड या तमगे मिल रहे हैं। हमारा नाम बहुत सारी लिस्ट में आ रहा है। हर साल की तरह अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का नाम होता है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट। इस साल वाली रिपोर्ट 2021 की। इस रिपोर्ट के नाम से तो हर अक्लमंद आदमी जान गया होगा कि हमें इस रिपोर्ट में किस तरह का तमगा मिला होगा। आज के इस बॉटम लाइन के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस रिपोर्ट में हमारे साथ क्या हुआ और कौन से रीज़न्स की वजह से ऐसा हुआ है, क्यों हमें इस रिपोर्ट में डाला गया है, किस जगह डाला गया है और क्यों डाला गया है। वैसे हम सब जानते हैं कि जब से भाजपा सरकार में आई है तब से रिलीजियस इश्यूज़ ज़ोरों पर रहे हैं। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अपनी इस रिपोर्ट में हमारे मुल्क भारत को CPCs यानी कि कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में डालने की बात कही। वैसे ये दूसरी बार हो रहा है। पिछले साल भी हमें इस लिस्ट में डाला गया था। इस लिस्ट में किसी भी मुल्क को तब डाला जाता है जब वहाँ पर लोगों के रिलीजियस फ्रीडम, उनकी मजहबी आज़ादी को काफ़ी नुकसान पहुँचाया जाता है। ऐसा हमारे मुल्क में 2020 में भी हुआ था जिस रिपोर्ट के मुताबिक, और इस साल भी हुआ है। 2020 की शुरुआत में अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट में भारत में ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो रिपोर्ट किए गए थे, बताए गए थे। पहले ये जान लेते हैं कि इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 और USCIRF बेसिकली है क्या। USCIRF एक इंडिपेंडेंट अमेरिकन कमीशन है जो पूरी दुनिया में लोगों की मजहबी आज़ादी के लिए काम करती है। ये अमेरिकन कांग्रेस के लिए बेसिकली एक एडवाइज़री बॉडी का काम है इसका, और ये रिपोर्ट दो तरह की कंट्रीज़ पर जोर देती है जो कुछ ये स्टडी करती है। पहली, कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, यानी वो जहाँ पर मजहबी आज़ादी, रिलीजियस फ्रीडम को बहुत ज़्यादा दबाया जाता है, जहाँ पर स्टेट की तरफ से भी ऐसे एफर्ट्स होते हैं जिसमें रिलीजियस फ्रीडम पर असर पड़ता है। और स्पेशल वॉच लिस्ट कंट्रीज़ दूसरी कैटेगरी, यानी वो कंट्रीज़ जहां पहली लिस्ट में कंट्रीज़ नहीं आ पाते लेकिन वहां पर रिलीजियस फ्रीडम पर होने वाले हमलों पर वहां की गवर्नमेंट्स, वहां की ऑर्गेनाइजेशंस खामोश रहती हैं, ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस खामोश रहती हैं। इसके साथ एंटाइटीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न को भी एक थर्ड कैटेगरी है जो इस रिपोर्ट में पेश किया जाता है। इस कमीशन की जानिब से अमेरिकन कांग्रेस को मुल्कों के नाम सजेस्ट किए जाते हैं। कमीशन ने पिछले साल इस लिस्ट में 2020 की जो लिस्ट है उसमें रशिया, सीरिया, वियतनाम और हमारे मुल्क इंडिया का नाम शामिल किया था। और इस साल भी जिन मुल्कों का नाम USCIRF ने सजेस्ट किया है उसमें हमारे मुल्क भारत को भी रखा है। जिन मुल्कों के नाम शामिल हैं उसमें सबसे पहले बर्मा, चाइना, एरिट्रिया, इंडिया, ईरान, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रशिया, सऊदी अरेबिया, सीरिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और वियतनाम के नाम शामिल हैं। वाज़े हो कि हमारे मुल्क का नाम इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है। हालांकि चीन का नाम भारत से ऊपर है, लेकिन अजीब है कि ईरान, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरेबिया, इनके नाम भारत से नीचे शामिल है, लेकिन बहरहाल इस सीरियस कंसर्न वाली लिस्ट में शामिल। सेकंड कैटेगरी यानी स्पेशल वॉच लिस्ट कंट्रीज़ में जिन कंट्रीज़ के, जिन मुल्कों के नाम US कांग्रेस को भेजे गए हैं, इनमें सबसे पहले अफ़गानिस्तान, फिर अल्जीरिया, आज़रबाईजान, क्यूबा, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इराक़, कज़ाकिस्तान, मलेशिया, नाइकरागुआ, टर्की, उज़्बेकिस्तान, ये नाम शामिल हैं। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों हमारे मुल्क का नाम इस लिस्ट में सबसे ख़राब वाली कैटेगरी में रखा गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 2020 से मजहबी आज़ादी पर मुस्तकिल हमले किए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा हमले किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि हमारे मुल्क की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार में हिंदू नेशनलिस्ट पॉलिसीज़ को स्पेशली प्रमोट किया जा रहा है, जिसके नतीजे में दूसरे मज़हबों की आज़ादी पर सिस्टमैटिक हमले हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में जिन अहम क़वानीन को इसकी वजह बताई है, जिन रूल्स को, जिन बिल्स को, जिन एक्शंस को रीज़न्स बताया है, वो क्या है, चलिए वो जान लेते हैं। सबसे पहला रीज़न जो बताया है भारत को इस लिस्ट में शामिल करने का वो है सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA। हम सब जानते हैं कि साल 2020 की शुरुआत में हमारी सरकार ने एक क़ानून पास किया था जिसके तहत अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हुए इमिग्रेंट्स को सिटीज़नशिप देने का ऐलान था। लेकिन इस फहरिस्त में जिन लोगों को सिटीज़नशिप दी जानी थी उसमें से मुसलमानों को दूर रखा गया था, यानी मुसलमानों को ये शहरियत या सिटीज़नशिप नहीं मिल सकती थी। इस कानून के बाद पूरे मुल्क में लाखों लोगों ने कई महीनों तक एहतजाज किया था।
और इन प्रोटेस्ट करने वाले, इन एहतजाज करने वालों पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ने मुसलमानों को टारगेट करते हुए बहुत सारे जुल्म किए थे। हम जानते हैं जेलों में भरा गया, पुलिस ने जुल्म किया, बहुत सारी चीज़ें हुई। दूसरी वजह इस लिस्ट में जो नाम शामिल होने की है वो बताई गई है दिल्ली राइट्स, दिल्ली के फसादात। मुल्क की राजधानी ने पिछले 30 सालों में अब तक के सबसे बड़े हिंदू मुस्लिम फसादात देखे थे, जिसमें तकरीबन 50 लोगों की जान गई और 200 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए। रिपोर्ट में ये बात भी बताई गई है कि हमला करने या जो हमला करने आया मॉब था वो हिंदू नेशनलिज्म के फेवर का था, जिसने मुसलमानों पर ब्रूटल हमले किए थे, जिसमें मस्जिदों पर हमला किया गया, उनके घरों पर हमला किया गया, उनके बिजनेसेस तबाह किए गए। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन, जो कि एक ऑफिशियल बॉडी है दिल्ली गवर्नमेंट की, इसने फसाद पर एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसके मुताबिक मुसलमानों पर फसादियों ने और पुलिस वालों ने प्लान्ड तरीके से हमला किया था, मानो जिसने हमारे खिलाफ आवाज़ उठाई उस कम्युनिटी को सबक सिखाना हो। तीसरी वजह इस रिपोर्ट में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC बताई गई है। USCIRF के मुताबिक NRC और CAA के ज़रिए मुसलमानों को स्टेटलेसनेस फील करवाने की कोशिश जारी है। इसके ज़रिए मुसलमानों से वोट का हक़ छीनने और इनको लंबे टाइम के लिए डिटेंशन सेंटर्स में बंद करने की कोशिश इसको बताई गई। 2019 में हम जानते हैं कि आसाम में NRC को लागू किया गया था, जिसकी वजह से तकरीबन 19 लाख लोग लिस्ट से बाहर हो गए थे और डिटेंशन सेंटर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इत्तेफाक से इन 19 लाख लोगों में से ज़्यादा तादाद हिंदू भाइयों की आ गई थी। इसलिए ख़ुद BJP, जिसने इस NRC को इम्प्लीमेंट किया था, प्रोसेस किया था, इसे मानने से इनकार कर दिया और इसके बाद पूरे मुल्क में इसे लागू करने की बात कही गई। चौथी वजह उत्तर प्रदेश में एंटी कन्वर्जन क़ानून बताया गया है। 2020 के आखिर में हम जानते हैं कि यूपी सरकार में योगी ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था, आदित्य योगीनाथ ने, जिसमें अनलॉफुल कन्वर्जन के नाम पर होने वाली शादियों को गैर कानूनी करार दिया गया था। इसके लिए हेट कैंपेन्स चलाई गई थी, जिसमें इंटरफेथ रिलेशंस पर हमले किए जा रहे थे, बल्कि किए जा रहे हैं, जिसके बाद सिर्फ शक की बुनियाद पर नॉन हिंदूज़ को गिरफ़्तार करना या इन पर हमला करने का सिलसिला हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। यूपी के बाद इसी तरह के ऑर्डिनेंस दूसरी BJP स्टेट्स में भी पास किए गए थे, जिसमें हरियाणा, आसाम, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के नाम शामिल हैं। पांचवी वजह जो बताई गई है इस रिपोर्ट में वो सेंट्रल गवर्नमेंट और का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA, वो एक्ट में जो चेंजेस गवर्नमेंट ने किए थे पार्लियामेंट में, वो बताया गया है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने सितंबर 2020 में बेसिकली तब्दीलियाँ की थी, जिसके बाद NGOs जो इसके थ्रू बाहर से कुछ फ़ंड ले सकती थी अपने कामों के लिए, उस पर बहुत सारी पाबंदियाँ लग गई थी और शायद वो इसी वजह से बंद हो गई है। हाल ही में सरकार ने बहुत सारी NGOs के FCRA लाइसेंस भी रद्द कर दिए और लगता है कि इसकी वजह से अब NGOs अपने काम ठीक से नहीं कर पाएंगी। फिर सरकार ने UAPA नामी कानून में तब्दीली कर दी, जिसके तहत अब किसी भी इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर करके उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। सरकार ने इस कानून का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे सोशल वर्कर्स, एडवोकेट्स, मीडिया पर्सन्स और एकेडमिशियंस को गिरफ़्तार किया है। गिरफ्तारियों में भी कुछ ख़ास ग्रुप्स या कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करने की बात इस रिपोर्ट में दर्ज है। हम जानते हैं कि जिनको इस कानून के तहत गिरफ़्तार किया जाता है उन्हें कम से कम 6 महीने या फिर 1 साल तक दरख्वास्त ज़मानत भी वो नहीं दे सकते, बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इस तरह की चीज़ें इसमें शामिल हैं। छठी वजह जो रिपोर्ट में दर्ज है हमारा नाम इस लिस्ट में डालने के लिए, वो है सरकार और सरकारी अफसरान की जानिब से कोरोना का इस्तेमाल करते हुए गलत मालूमात और गलत पैगाम लोगों में फैलाना, जिसके ज़रिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बदनाम किया गया। जानबूझकर कोरोना फैलाने का इल्ज़ाम लगाकर सबसे ज़्यादा जो है वो मुसलमान और फिर दलित व क्रिश्चियंस को निशाना बनाया गया। हम इस सिलसिले में तबलीगी जमात का पूरा एपिसोड और हाई कोर्ट्स का फिर इसके बारे में फ़ैसले जानते हैं, जिसमें स्केपगोट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। साथ ही झूठी तस्वीरें, झूठी मालूमात के साथ सोशल मीडिया पर खौफ फैलाने के जो मामला थे वो हमने देखे, जिसमें गौरक्षा के नाम पर वायलेंस भी शामिल है। और इन ख़बरों और इल्ज़ामों के नतीजों में मुल्क में तकरीबन 120 वायलेंस के केसेस रिपोर्ट किए गए थे, जो रिपोर्ट हुए। पता नहीं और इतने केसेस हुए कितने हुए होंगे जो रिपोर्ट तक नहीं हुए होंगे। सातवीं वजह इस रिपोर्ट में बताई गई है वो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन से रिलेटेड है। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन करने का इल्ज़ाम एक अरसे से जिन लोगों पर चल रहा था, इन्हें बरी कर दिया गया। इसके ज़रिए ये कल्चर फैलाने की कोशिश की गई, ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नफ़रत और वायलेंस फैलाएं, लेकिन आपको सज़ा से बचाकर हम बरी कर देंगे, आपको बरी कर दिया जाएगा। आठवीं वजह, 8th रीज़न जो इस रिपोर्ट में बताई गई कि जो लोग डिसेंट हैं, जो लोग मुखालिफत करते हैं, आपकी राय को डिफ़र करते हैं, आपके ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, उन पर सरकार का क्रैकडाउन, जिसमें हम जानते हैं
प्रोमिनेंट एग्जाम्पल भीमा कोरेगाई के वो तमाम इंटेलेक्चुअल्स हैं कि जिनको जेलों में डाल दिया गया है। फिर दिल्ली फसादात, दिल्ली राइट्स के बाद सिटीजनशिप बिल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले सोशल एक्टिविस्ट पर खैर ढाया गया। हम देखते हैं कितने लोगों को जेलों में भर दिया गया, जिसमें बहुत कम एज वाले लोग भी हैं, बहुत यूथ्स भी शामिल हैं। 9th रीज़न, नवी वजह जो बताई गई इस रिपोर्ट में, वो जम्मू कश्मीर में मजहबी आज़ादी को लेकर बताई गई। जम्मू कश्मीर में जिस तरह डेमोक्रेसी को घटाया गया, कम किया गया, जिसका असर मुसलमानों की मजहबी आज़ादी पर भी पड़ा है। हमने इस इलाके में तकरीबन 18 महीने 18 मंथ तक इंटरनेट बंद देखा, जहां लोग एक दूसरे से ना कम्युनिकेट कर पा रहे थे और ना अपनी हालत लोगों को या दुनिया को बता पा रहे थे। ये किसी भी जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में अब तक का सबसे बड़ा इंटरनेट लॉकडाउन माना जाता है और इसे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने काफ़ी कंडेम भी किया है। तो ये वो वजूहत थी जिन्हें बताकर यूनाइटेड स्टेट की जो USCIRF है, उसने अमेरिकन कांग्रेस को मशवरे दिए हैं और हमारा नाम उस लिस्ट में डाला है। अब क्या मशवरे दिए हैं? तो सबसे पहला मशवरा ये है कि अमेरिकन गवर्नमेंट से कहा गया है कि वो हमारे मुल्क भारत को CPC की लिस्ट में डाले, जो कि बेसिकली सबसे ख़तरनाक वाली लिस्ट है उस रिपोर्ट के हिसाब से। दूसरा मशवरा ये दिया गया है कि अमेरिकन गवर्नमेंट फ़ौरन उन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस पर पाबंदियां लगाए जो लोग भारत में सीवियर वायलेंस और रिलीजियस फ्रीडम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि इनकी अमेरिका में एंट्री पर भी पाबंदी लगा दी जाए। ये मशवरा उसमें दिया गया है। तीसरा मशवरा दिया गया है कि भारत में माइनॉरिटीज़ की मजहबी आज़ादी को इंश्योर किया जाए, उसके लिए एफ़र्ट्स लिए जाए और उसके लिए उन सरकारों से अमेरिका के जो भी एग्रीमेंट्स होंगे, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड एग्रीमेंट्स होते हैं, उनमें इन चीज़ों से रिलेटेड शर्तों को डाला जाए। यानी अगर ये शर्तें मानी जाए कि रिलीजियस फ्रीडम दिया जाएगा तो हम वो एग्रीमेंट करेंगे। चौथा सजेशन ये दिया गया है कि जो लोग ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाते हैं और उन पर जो हमले होते हैं और उनके साथ ही लोगों की जो मजहबी आज़ादी पर हमले किए जा रहे हैं, उनको अमेरिकन गवर्नमेंट ओपनली कंडेम करे, सामने आकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। 5th रीज़न, पाँचवा मशवरा दिया गया है कि वो हर ऑफिशियल अमेरिकन इंडियन मीटिंग में रिलीजियस फ्रीडम के इस इशू को उठाए और इंडियन गवर्नमेंट को याद दिलाए कि उसे इस चीज़ पर रोक लगानी है। साथ ही मुस्तकिल भारत को इसके बारे में लेटर लिखा करे। तो ये सारे मशवरे जो हैं दिए गए हैं। अब आइए हम वीडियो के आखिर में ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे मुल्क में लिखित में कहाँ कहाँ रिलीजियस फ्रीडम दी गई है, जिसको जानबूझकर जिस पर ज़र्ब लगाई जाती है, इसको एबॉलिश किया जाता है, जो कि हमारा दस्तूर, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बेसिकली हमें रिलीजियस फ्रीडम देता है, लेकिन लिखित में मौजूद है। हमारे दस्तूर में आर्टिकल 25 to 28 है, जिसमें मजहबी आज़ादी दी गई है। साथ ही दस्तूर के आर्टिकल 29, कॉन्स्टिट्यूशन के 29 और 30 में भी, जिसमें अक़लियतों के हक़ूक़ की हिफाजत बताई गई है। अब जानते हैं इन आर्टिकल्स में बेसिकली कहा क्या गया है। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 25। वो कहता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, यानी आप अपने मज़हब या दीन और ख़यालात को आज़ादाना कबूल कर सकते हैं, उसका इकरार कर सकते हैं और उसको दूसरों तक फैलाने के लिए उसकी प्रीचिंग, उसका प्रोपेगेशन कर सकते हैं। आप इसके लिए आज़ाद हैं। आर्टिकल 26 कहता है, जो दूसरा आर्टिकल है, कि दीनी मामलात जो आपके रिलीजियस अफेयर्स है, उसके इंतज़ामात, उसको मैनेज करने की आपको पूरी आज़ादी है। फिर आर्टिकल 27 ये कहता है कि किसी ख़ास मज़हब को प्रमोट करने के लिए आपसे अगर टैक्स मांगा जा रहा हो तो आप उसको देने से इनकार करने की आपको आज़ादी। यानी आप किसी ख़ास मज़हब को प्रमोट करने के प्रोग्राम्स के लिए अगर टैक्स आपसे ज़बरदस्ती वसूल किया जा रहा है तो एक सिटीज़न इसको पे करने से इनकार कर सकता है। फिर आर्टिकल 28 ये कहता है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी ख़ास रिलीजियस प्रोग्राम या पूजा या इबादत में हिस्सा लेने या हिस्सा ना लेने की आपको आज़ादी, आपको कंपेल नहीं किया जा सकता। फिर आर्टिकल 29 ये कहता है कि कोई भी शहरी या ग्रुप, फिर चाहे वो अक़लियत में हो, माइनॉरिटी में हो, वो अपनी ख़ास ज़बान इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास कल्चर फॉलो कर सकते हैं और इस बुनियाद पर उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 30 जो आखिरी है कि तमाम माइनॉरिटीज़, फिर चाहे वो मज़हब की बुनियाद पर हो या लैंग्वेज की बुनियाद पर, इनके पास अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोलने और इन्हें रन करने का हक़ रहेगा। तो ये पावर्स हैं, ये हकूक़ है जो हम लिखित की हद तक तो मौजूद है, लेकिन बेसिकली प्रैक्टिस में ना होने की वजह से हम देख रहे हैं कि हमें इंटरनेशनल इनामात जो है वो मिल रहे हैं। हम एक तरफ भारत विश्व गुरु की बात करते हैं, दूसरी तरफ कहीं कोई इशू आता है, कोई जुल्म किया जाता है, उसकी आवाज़ अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर उठाने की कोशिश करते हैं तो सरकारी मीडिया जो है वो इस उन्वान से ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है कि आप भारत का नाम ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली जो एक्शंस हो रहे हैं जिनकी वजह से भारत का नाम ख़राब हो रहा है, हमारे मुल्क को एक बुरी नज़र से देखा जा रहा है, उन एक्शंस को बाजू रख दिया जाता है। लेकिन उन एक्शंस को सुधारने के लिए जो एफ़र्ट्स उठाए जाते हैं, उन एफ़र्ट्स को भी टारगेट किया जाता है।
तो ये एक रिपोर्ट थी जो अमेरिकन गवर्नमेंट को सजेस्ट की गई है, जिसमें कुछ एक्शंस हैं, कुछ मशवरे हैं, कुछ रीज़न्स बताए गए हैं, जिसको हमने यहाँ अपने इस बॉटम लाइन के वीडियो के ज़रिए आपके सामने पेश करने की कोशिश की। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।